गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका आज का टॉपिक है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट अ जर्मन फिलोसोफर 1724 टू 1804, एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका जन्म 1724 में हुआ एवं मृत्यु 1804 में हुई। वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल वेस्टर्न फिलोसोफर एरिस्टोटल। इनकी तुलना हमेशा एरिस्टोटल से की जाती रही क्योंकि ये उन्हीं के समान एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थी। आपने एरिस्टोटल पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि एरिस्टोटल के समय पर ये बात कही जाती थी कि इस समय संसार में जितनी चीज़ें हैं अरस्तु को या एरिस्टोटल को उन सब का ज्ञान है। तो इमैनुअल कांट की भी जो तुलना थी वो एरिस्टोटल से की जाती रही, मतलब कि वो उतने ही इंटेलिजेंट थे जितने कि एरिस्टोटल रहा करते थे। कांट स्पेंड ऑलमोस्ट हिज लाइफ एट द बर्थ प्लेस कॉसेनबर्ग या किलिंग्रेड। उन्होंने अपना अधिकतर समय जो था कैलिंग्रेड, यहाँ पर उनका जो बर्थ प्लेस था, वहाँ पर ही गुजारा। ही वॉज अ बैचलर, उन्होंने शादी नहीं करी थी और जीवन पर्यंत वो अनमैरिड ही रहे थे। He was said to be regular in his daily life routine that housewives would set their clocks by the time by which passed their windows। और कहा जाता है कि इमैनुअल कांट इतने ज़्यादा वक्त के पाबंद हुआ करते थे कि जिस समय वो सैर के लिए निकला करते थे लोग खिड़की से उन्हें देखकर अपनी घड़ियाँ मिलाया करते थे। इतने ज़्यादा वो वक्त के पाबंद रहा करते थे। और साथ ही साथ उनका जो इंटरेस्ट था वो म्यूज़िक और आर्ट्स में बिल्कुल नहीं था। वो एक ही हैड अ पैशन फॉर लॉजिक, मैथ्स एंड साइंस। वो पूरी तरीके से साइंटिफिक पर्सन थे और हर चीज़ को रीज़न के साथ जोड़ा करते थे। और म्यूज़िक और आर्ट्स में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, बहुत ही कम उन्होंने इन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन मैथ्स और साइंस में वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था। और उन्होंने जितना भी काम किया है फिलॉसफी की दुनिया में भी, जितना भी काम उन्होंने किया है वो सब साइंटिफिक वे से किया है। उसके बाद उन्होंने जो पुस्तक लिखी दैट इज़ क्रिटिक ऑफ द प्योर रीज़न। कांट का ये कहना था कि दुनिया में दो तरीके की अप्रोचेस चलती हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इस डिस्प्यूट में रहता है। कांट के अकॉर्डिंग दुनिया दो तरीक़ों से चलती थी और वो कहते थे कि दो तरीक़ों में हमेशा द्वंद्व रहता है इस दुनिया में। पहले एम्पिरिकलिस्ट जो कि ह्यूम से लीड होते थे और दूसरे रेशनलिस्ट जो कि लिबनिज़ से रिलेटेड थे। तो एम्पिरियलिस्ट जो थे वो ये कहते थे कि जो व्यक्ति का दिमाग है वो एक स्लेट की तरह होता है। स्लेट यानी कि ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, वो जो देखता है और उस पर लिखता जाता है, अपने एक्सपीरियंस से वो सीखता जाता है। लेकिन जो रेशनलिस्ट थे वो इस बात को काटते थे। उनके अनुसार जो व्यक्ति है वो विचारों के साथ पैदा होता है, वो एक ब्लैंक स्लेट नहीं होता। वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अपने लॉजिक और अपने रीजंस के साथ मर्ज करता है और तब वो अपने विचार बनाता है। देखिए, ये आपने हीगल में भी पढ़ा था। हीगल का भी जो कंसेप्ट था वो क्या था, आइडिया बेस्ड था। वो क्या बोलते थे कि पहले जो थी आइडिया आया देन मटेरियल वर्ड आया, कि हमारे दिमाग में पहले आइडियाज़ आएंगे और उसके बाद हम किसी चीज़ को मटेरियलिस्टिक फॉर्म में लाएंगे। तो वही ये कह रहे हैं कि जो रेशनलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि वो ब्लैंक स्लेट नहीं है। रेशनलिस्ट मतलब उनके दिमाग में एक कॉपी है, वो उनके विचार हैं, उनके आइडियाज़ हैं जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ड को चेंज करते हैं। रेशनलिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ उस बात पे बिलीव नहीं कर रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं, उनके अपने लॉजिक्स हैं, अपने सीक्वेंस हैं। वो उस हर बात का तर्क और वितर्क करते हैं कि जो हमने क्या देखा, क्यों देखा, किस लिए देखा, अच्छा देखा या बुरा देखा। अच्छा देखा तो उसके पीछे अच्छा होने के रीज़न क्या थे, बुरा देखा तो उसके पीछे बुराई के क्या रीज़न थे। इसके लिए वो दो सेल्समैन की स्टोरी बताते हैं कि एक बार एक कंपनी ने, अफ्रीकन कंपनी ने, एक जूता बनाने वाली कंपनी ने एक टीम को अफ्रीका भेजा और वहाँ पर उनको ये जाके पता करना था कि वहाँ पर जो मार्केट है वो जूते बनाने वाली कंपनी के लिए ठीक है कि नहीं। तो वहाँ पर कुछ दिन तक वो कुछ लोग रहे, उन्होंने वहाँ पे मार्केट को एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दी, उन्होंने पहले वाला जो सेल्समैन था उन्होंने बोला कि वहाँ पर कोई मार्केट नहीं है जूतों का, क्योंकि वहाँ पर मैंने किसी के पैर में जूते नहीं देखे।
लेकिन जो दूसरा सेल्समैन था उसने ये बोला कि वहाँ पर जूतों का एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि मैंने वहाँ पर किसी को जूते पहने नहीं देखा। तो पहला वाला जो सेल्समैन था वो इम्पीरियलिस्ट था, यानी कि वो एक ब्लैंक स्लेट था कि किसी ने जूते नहीं पहने हैं तो उनको आगे भी जूते पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो दूसरा सेल्समैन था वो ये कह रहा था कि वहाँ पर एक बहुत ह्यूज मार्केट है, क्योंकि वहाँ पर किसी के पास जूते नहीं हैं तो उनको जूतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो कांट के व्यूज़ हैं, कांट के जो व्यू थे वो किसी भी चीज़ को रीज़न से जोड़ा करते थे। वो कहते थे कि जो रीज़न है वो बहुत प्योर होता है, एक्सपीरियंस रीज़न जो है उसी को हम एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब आप अगर अपनी लाइफ को जी रहे हैं और उसको बिना रीज़न के जी रहे हैं तो वो व्यर्थ है। मतलब आप अपना अगर कोई लॉजिक नहीं लगा रहे हैं तो वो एक व्यर्थ ज़िंदगी है। लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो आपके लॉजिक हैं, जो आपके बनाए हुए नियम हैं, देखिए इम्यूनल कांट जो थे वो मॉरल बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते थे। उनके लिए जो मॉरलिटी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो उनका जो रीज़न है, जो हमारे मॉरल रीजंस होते हैं वो हम अपनी लाइफ में खुद को अप्लाई करते हैं, अपने लिए अप्लाई करते हैं। और इन्हीं रीजंस को, लेकिन अगर हम उनको एक्सपीरियंस नहीं करते, ठीक है, आपने बिहेवियरिज्म में जो पढ़ा था कि एक शिकागो कॉन्सेप्ट जो था कि किताबी ज्ञान जो होता है वो व्यवहारिकता से बहुत ज़्यादा अलग होता है। आपने अगर किताब में कुछ ऐसा लिख दिया, लेकिन लाइफ में कई वो उसका जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है वो कई बार बिल्कुल अलग होता है। तो कांट यही कहते थे कि रीज़न बनाना एक अलग बात है, लाइफ में रीज़न होना ज़रूरी है, लेकिन उस रीज़न को एक्सपीरियंस करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो रीज़न प्लस एक्सपीरियंस वो दोनों को बराबर से वेटेज देते थे। वो उनका कहना था कि एक्सपीरियंस विदाउट रीज़न इज़ नथिंग एंड रीज़न विदाउट एक्सपीरियंस इज़ नथिंग। अगर हम कोई भी रीज़न है उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमको पता चलता है कि उस रीज़न के अंदर कितना लॉजिक है और हमारे भविष्य में या हमारी लाइफ में इस रीज़न का कितना वैल्यू है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कांट जो थे वो मॉरल वैल्यूज़ के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। मॉरल वैल्यूज़ में वो ये कहते थे कि जितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हम पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, श्री ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, इन चारों चीज़ों में एक ही कंसेप्ट लिखा हुआ है कि मनुष्य का जो है मॉरल हाई करना। तो लेकिन कांट ये कहते थे कि ये सब चीज़ें जो हैं हमने धार्मिक ग्रंथों से सीखी, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें हमको हमारे रिलेशन ने सिखाई है, हमारे विवेक ने सिखाई हैं। और जो मॉरल नियम हैं, जितने भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो नियम हैं, वो सब हमने अपने आप सीखे हैं। उसके लिए हमें किसी धार्मिक पुस्तक की ज़रूरत नहीं है। ही बिलीव्ड दैट मैन हैज़ अ सेल्फ लेजिस्लेटिंग कैपेसिटी। उनके अनुसार मनुष्य जो है वो अपने आप में पूर्ण है, वो अपने लिए नियम खुद बना सकता है, क्योंकि मनुष्य को पता है, वो रीज़नेबल है, वो उसके पास रीज़न है, उसके पास रेशन है, उसको मालूम है कि मैं कौन सा काम गलत कर रहा हूँ और कौन सा काम सही कर रहा हूँ। तो वो अपने आप को एनालाइज कर सकता है, अपने आप को जज कर सकता है। डेंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ कांट, दूसरी एक जो कांट की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है डेंटोलॉजिकल। डेंटोलॉजी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक रूट्स। डियोन मतलब ड्यूटी एंड लोगोस मतलब रीज़न। डेंटोलॉजिकल दो वर्ड्स से मिलकर बना है, डियोन एंड लोगोस। डियोन मतलब ड्यूटी एंड लोगोस मतलब रीज़न। इट मीन्स दैट एन एक्शन मॉरल कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ ड्यूटी विद द रीज़न दैट इज़ द यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। उनका कहना था कि जो मॉरल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इम्यूनल कांट जो थे वो मॉरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनके लिए मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते थे। तो उनका कहना था कि हमें मॉरल वैल्यूज़ को एक ड्यूटी की तरह परफॉर्म करना चाहिए। अगर हम उसको ड्यूटी मानेंगे, ड्यूटी मान कर परफॉर्म करेंगे तो पूरी सोसाइटी जो है उसको एक ड्यूटी समझेगी और हमारा जो सोशल सर्कल है वो अच्छा हो जाएगा। जैसे he may lie for the personal advantage sometime, however we don't want lying to be a universal law, hence we should not lie। देखिए जैसे वो एग्जांपल देते थे कि कई बार झूठ बोलना जो होता है वो पर्सनली आपके लिए बेनिफिशियल होता है,
ज़िंदगी में कई बार हर इंसान झूठ बोलता है और कई बार वो उसके लिए बेनिफिशियल भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोसाइटी में इस चीज़ को बोल दें कि आप अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए आप झूठ बोलते रहें। तो कांट इस चीज़ के खिलाफ थे। उनके अनुसार झूठ झूठ होता है और आपको अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए भी झूठ का सहारा नहीं लेना है। Thus morality is not a divine law but a law that can be determined using reason and logic। तो उनके अनुसार जो मॉरलिटी है वो कोई डिवाइन लॉ नहीं है, वो कोई ईश्वर ने हमको नहीं ला के दिया है, ना ही स्पिरिचुअल बुक्स से हमने सीखा है। उनका कहना था कि मॉरलिटी जो है, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो मनुष्य के अंदर होते हैं और हमें उसी को यूज़ करके सही और गलत का फैसला करना है। देन मॉरल एक्शंस एज अ ड्यूटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इम्यूनल कांट का कहना था कि मॉरल एक्शंस को जो है ड्यूटी की तरह परफॉर्म करना चाहिए। जब वो ड्यूटी की तरह परफॉर्म करेंगे और सारी सोसाइटी उसको ड्यूटी की तरह परफॉर्म करेगी तो अपने आप सारी सोसाइटी जो है वो चेंज हो जाएगी। सारी जो सोसाइटी, जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, वो सब जो है मॉरल वैल्यूज़ को कंसिडर करके अपना काम करेंगे तो अपने आप जब सारी सोसाइटी है वो मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करने लगेगी। साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंसेज हैव नथिंग टू डू विद द मॉरलिटी। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हालात होते हैं वो कई बार हमारे हाथ में नहीं होते। आप मॉरलिटी से काम कर रहे हैं लेकिन कई बार कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे होते हैं कि आपका जो सही डिसीज़न है वो गलत हो जाता है और जो गलत डिसीज़न है वो सही हो जाता है। मतलब मनुष्य कई बार अच्छा काम करता है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो खराब निकलता है, लेकिन कई बार मनुष्य के द्वारा किया गया गलत काम भी अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो उनका ये कहना है कि ऐसा अक्सर होता है, लेकिन हमारा इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है बुरा काम करने लग जाएं। जैसे उसके लिए एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे आप किसी बड़ी सरकारी फर्म में आप काम करते हैं और एक इलीगल प्रॉपर्टी लोगों ने हथियाई हुई है तो आपने उसको डिमोलिश करवा दिया, उसको गिरा दिया। तो जब आपने डिमोलिश करवा दिया तो कई गरीब लोगों के घर छिन गए। ठीक है, उन गरीब लोगों के हितों के अनुसार अगर आप देखें तो वो चीज़ जो हुई गलत हुई, उनका घर छिन गया। लेकिन अगर आप एक अधिकारी के रूप में देखेंगे तो क्या है कि आपने एक सही काम किया, एक मॉरल काम किया है, जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए, गैर कब्जा किए हुए लोगों को आपने हटाया है। तो उनका कहना था कि एज ए पर्सन आपने जो सोसाइटी के लिए ठीक था वो किया। और साथ ही साथ वो दूसरा उदाहरण ये देते हैं कि अगर एक कोई भूखा मनुष्य जो है वो अगर ब्रेड चोर लेता है और उसके लिए कोई उसको फांसी की सज़ा दे रहा है तो ये गलत है, क्योंकि उसका जो इंटेंशन है उसको पढ़ा जाना चाहिए और उसके साथ ही साथ मनुष्य जो है जितना क्राइम कर रहा है उसको उसी हिसाब से सज़ा दी जानी चाहिए, उसको उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ वन शुड ओबे द मॉरल लॉज एज अ ड्यूटी विदाउट बॉदरिंग अबाउट हिज कॉन्सिक्वेंसेस। साथ ही साथ सबको अपने मॉरल ड्यूटीज़ को फॉलो करना है बिना ये सोचे हुए कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा या ये इसका परिणाम जो है वो अच्छा होगा या बुरा होगा। हमें अपने मॉरल ड्यूटीज़ को फॉलो करते जाना है। उसके बाद जो कांट बोलते हैं कैटेगरिकल इम्पेरेटिव की, वो बात करते हैं कि मतलब जो सबके लिए सही है आपको वही करना है। एक ये एब्सोल्यूट कमांड है, जो सही है आपको वही करना है और आपको अपना ऑर्डर खुद मानना है। एन इंटेंशनल एक्शन इज़ रेशनल हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज परमिशिबल। मतलब एक जो इंटेंशन है, जो काम करने का इंटेंशन है, वो हमेशा विवेकपूर्ण होना चाहिए, चाहे वो परमिशिबल हो या ना हो, उसके लिए सोसाइटी आज्ञा दे रही है या नहीं। लेकिन अगर आपका विवेक, आपका रेशन, आपका रीज़न, आपका दिमाग ये बोलता है कि वो काम सही है तो आपको वो काम करना चाहिए। यू मे इंटेंशनली रिफ्यूज़ टू रिटर्न अ डेब्ट। जैसे अगर कोई उधार लेता है व्यक्ति, अब अपने वो साथ ही साथ इम्यूनल कांट जो है वो इस चीज़ पे भी फोकस करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे आप अगर किसी व्यक्ति ने उधार लिया है और वो उधार को नहीं चुका पा रहा, मे बी वो सही हो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके ऐसा करने का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ सही है। क्योंकि अगर सब लोग ऐसा करने लगे, पूरी सोसाइटी ऐसा करने लगेगी, पूरी दुनिया ऐसा करने लगेगी तो दुनिया का काम चलना बंद हो जाएगा। लोग उधार लेंगे और पैसा वापस नहीं करेंगे। तो कांट ये कहते थे कैटेगरिकल इम्पेरेटिव का मतलब गलत और सही मतलब सही।
कोई भी वैल्यू, कोई भी नैतिकता जो है वो सही है तो मतलब सही है, चाहे उसके हालात कैसे भी हैं, लेकिन उसको पैसा चुकाना चाहिए। उसके साथ साथ सम मॉरल लॉज डिराइव फ्रॉम द कांट्स व्यू। लॉ वो कहते थे यू शुड नॉट स्टील, आपको चोरी नहीं करना है, यू शुड नॉट इंजर्ड, आपको किसी को इंजर्ड नहीं करना है, यू शुड नॉट किल, आपको किसी को मारना नहीं है, यू शुड बी काइंड टू अदर्स, आपको दूसरे के लिए हमेशा काइंड रहना है, दयावान रहना है। कांट का ध्यान हमेशा से नैतिकता की तरफ बहुत रहा, और उन्होंने जो कैटेगोरियल इम्पेरेटिव मैंने अभी आपको बताया, उसके लिए एक नैतिक कानून बनाने का भी प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा था सभी नैतिक निर्णय जो हैं वो तर्कसंगतता के आधार पर ही लिए जाने चाहिए। उनके हिसाब से जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। और ये प्रस्ताव जो है वो काफ़ी प्रभावशाली था और इसका असर बहुत सालों बाद भी दिखता रहा। उनके सिद्धांतों को पढ़ने वाले सैकड़ों बुद्धिजीवी और आम लोग जो थे उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे, उनसे काफ़ी प्रभावित रहे। उसके बाद ह्यूमन बींग्स आर एन एंड्स इन देमसेल्फ, दे कांट बी ट्रीटेड एज द मीन्स और एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव हायर वैल्यू फॉर द सोसाइटी एंड नेशन। अब उनका ये कहना था कि जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो अपने आप में पूर्ण है। अपने आप में पूर्ण होने के साथ साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी एक व्यक्ति के हितों को ख़त्म करके, उसके इंटरेस्ट को ख़त्म करके अगर सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो क्या वो काम सही है या गलत है। तो कांट की नज़रों में ये काम गलत था। जैसे कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, उनका ये कहना था कि स्टेट इज़ प्रायर टू मैन, यानी कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले आता है। राज्य के लिए अगर हमको अपने पर्सनल साधनों को बलिदान करना पड़ता है तो ये बहुत जेन्युइन है, ये सही है। लेकिन इम्यूनल कांट जो थे वो इस बात को नहीं मानते थे। उनका ये कहना था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो व्यक्ति के हितों को ख़त्म करती है, चाहे वो पूरी सोसाइटी को भी फ़ायदा पहुंचाती हो, वो गलत है। हिज आइडिया रिप्रेजेंट्स मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और यहाँ पर वो एक ह्यूमन राइट्स, जो हमारा आज का जो कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, उसको एक प्रकाश दिखाते हैं जिसको हम आज फॉलो कर रहे हैं। Kantian philosophy and the public service, a government officer must follow the Kantian philosophy। और जो मैंने आपको बताया कि कांट को बाद में बहुत ज़्यादा पढ़ा गया और उनके लिए बहुत ज़्यादा लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा, तो साथ ही साथ ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं उनको कांट के ही नियमों को फॉलो करना चाहिए। इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स ऑफन मिसगाइड अ पर्सन, जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इमोशन है, वो व्यक्ति को कई बार मिसगाइड कर देते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको हमेशा मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में कई बार ऐसे डिसीज़न लेने का टाइम आता है जहाँ पर कुछ लोगों के साथ बुरा हो रहा है और कुछ लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन जो लॉजिकली सही है उनको वही करना है। तो उनका कहना था कि इम्यूनल कांट को फॉलो कीजिए और मॉरल वैल्यूज़ के साथ साथ जो सही है आप वो रास्ता चुनिए, तो आप कभी भी गलत साबित नहीं होंगे, चाहे उसका रिज़ल्ट कुछ भी हो। तो गवर्नमेंट में कोई भी गलत काम करने के लिए आप उसको पनिश कीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। उस पनिशमेंट से आगे भी लोगों को गलत काम नहीं करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। इसके अलावा कांट का जो क्रिटिसिज्म है, उन्होंने कहा कि आदमी, जो व्यक्ति है, वो हमेशा सिर्फ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जज नहीं किया जा सकता, या जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो काम कैसा है, उसका रिज़ल्ट क्या है, वो उसके लिए आंसरेबल रहता है। अगर उसका काम किए हुए काम का रिज़ल्ट गलत आया है तो उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा काम का रिज़ल्ट अच्छा ही आए। तो काम करने की जो भी जिम्मेदारी है वो हमेशा कांट के जो व्यक्ति है उसके ऊपर रहती है। तो कांट का जो ये कहना था कि आप हमेशा मॉरल वैल्यूज से काम कीजिए, रिजल्ट कुछ भी रहे, तो उनके जो अपोजिट हैं, जो उनका क्रिटिसिज्म करते हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो कॉन्सिक्वेंस है, जो रिजल्ट है, उसकी भी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर मिलती है। लॉट ऑफ एन इविल कैन बी डन इन द नेम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, क्योंकि कई जो ऐसे काम हैं, जो गलत काम है, वो मॉरल प्रिंसिपल्स की आड़ में किए जाते हैं। और अगर झूठ जो है किसी की ज़िंदगी बचा रहा है तो वो अच्छा है। हमेशा आपको मॉरल एस्पेक्ट ही नहीं देखना है, कई बार झूठ बोलने से किसी की ज़िंदगी भी बचती है। तो इसलिए हमेशा जो है मॉरल कंसेप्ट्स को ही आपने लागू नहीं करना चाहिए। आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए कि
सामने वाला व्यक्ति जो है वो किस सर्कमटेंसेस में है, सामने वाले व्यक्ति का जो मेंटल बिहेवियर है वो कैसा है, सामने वाले व्यक्ति का जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो कैसा है, उस हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड होते हैं और उसी हिसाब से मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। इट्स अ डिफ़िकल्ट टू बी अ मॉरल इफ अदर्स आर नॉट ओबेइंग द मॉरल लॉ। साथ ही साथ एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर कोई भी मॉरल वैल्यूज़ को नहीं मान रहा है तो आपके अकेले के लिए उस मॉरल को मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तब तक मॉरल लॉज कांट बी कंसीव इन अ प्लेटोनिक वर्ड। प्लेटोनिक वर्ड मतलब प्लेटो आप सब ने पढ़ा है। प्लेटो का जो सोचना था वो क्या था, वो यूटोपियन थिंकर। प्लेटो को क्या बोला जाता है, यूटोपियन थिंकर बोला जाता है, यानी कि वे कल्पनाशील व्यक्ति थे। उनकी कल्पना में हर चीज़ जो थी परफेक्ट होती थी। वो जो आइडियल स्टेट की बात करते थे बहुत परफेक्ट करते थे कि राज्य की जनसंख्या भी इतनी ही होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, ऐसा कम्युनिज्म होना चाहिए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा राज्य होना चाहिए। तो वो किसी भी चीज़ में इंटरफेयर पसंद नहीं करते थे। तो ऐसा ही एक प्लेटोनिक ग्रुप, यानी कि प्लेटोनिक वर्ड एक आदर्शवाद जैसा राज्य जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट हो। तो कांट भी एक ऐसे वर्ड की कल्पना कर रहे हैं, एक यूटोपियन वर्ड की कल्पना कर रहे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ हैं और हर कोई इस मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं और जब तक इसको मैक्सिमम लोग फॉलो ना करें, कांट की जो थ्योरी है वो कंप्लीट नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद कांट का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है सोसाइटी पर, वेस्टर्न थिंकर्स में कि इम्पॉर्टेंट थिंकर्स में आते हैं और इनका स्थान कहीं तक भी एरिस्टोटल या प्लेटो से कम नहीं माना जाता। थैंक यू।